अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है और 6 नवंबर को इंतखाबात करवाने से मुतालिक सदर मुमलिकत के ख़त ने इस गैर यकीनी में मज़ीद इजाफा कर दिया है, क्योंकि जहाँ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चेयरमैन PTI के पैगाम के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे गए ख़त में 90 दिन में इंतखाबात करवाने की भी बात की, तो वहीं मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात करवाने का हतमी फैसला भी इलेक्शन कमीशन और अदलिया पर छोड़ दिया। इसीलिए उन पर तनकीद हो रही है कि सदर ने अपना इख्तियार इलेक्शन कमीशन के सामने सरेंडर कर दिया है और उन्होंने अपने ख़त में एक और दरमियानी रास्ता निकालकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को मुतमईन करने की कोशिश की है। लेकिन तहरीक इंसाफ जो कल तक सदर के ख़त को खुशाइन करार दे रही थी और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रही थी कि वो इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में इंतखाबात करवाने का पाबंद करे, वो आज सदर मुमलिकत के ख़त से नाखुश नज़र आ रही है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी से PTI के अरकान नाराज़ हैं, क्योंकि PTI के सीनियर ओहदेदारों ने सदर के ख़त और फैसले को बेजान करार दिया है और कहा कि मशावरत और पैगाम भिजवाने के बावजूद सदर ने इंतखाबात की तारीख तय नहीं की। सदर मुमलिकत को आईनी इख्तियारात के तहत तारीख देने का पैगाम पहुँचाया गया था। पार्टी की कानूनी टीम के मशवरे के बावजूद सदर ने अपना इख्तियार अदलिया और इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान का कहना है कि सदर को तारीख का इख्तियार था, लेकिन तजवीज़ से ज़्यादा इख्तियारात को इदारों के हवाले करने जैसा अमल है। PTI मेंबरान का कोर कमेटी इजलास बुलाकर मामले का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा। यानी PTI भी अब ये समझती है कि सदर मुमलिकत ने अपना इख्तियार सरेंडर कर दिया है। जहाँ ये तनाज़ा चल रहा है, वहीं पीपल्स पार्टी मुसलसल इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा कर रही है और पीपल्स पार्टी के खदशात में इजाफा होता जा रहा है। सदर और इलेक्शन कमीशन के तनाज़े के दरमियान कहीं इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी ना हो जाए, जबकि नून लीग का इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जनवरी के आखिर या फरवरी में होंगे। मगर पीपल्स पार्टी को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम लीग नून जनवरी में ये कह रही हो कि इलेक्शन की तारीख लेने के लिए मुहिम चलाई जाए, मगर पीपल्स पार्टी का 90 दिन में इंतखाबात करवाने से मुतालिक मुस्तकबिल का लाहे-अमल क्या होगा, इस हवाले से अब तक कन्फ्यूजन बरकरार है। क्योंकि आज पीपल्स पार्टी सर जोड़कर बैठी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक तवील इजलास हुआ, लेकिन ये इजलास बेनतीजा रहा और अब ये इजलास कल भी जारी रहेगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी ने कहा कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा, ये पीपल्स पार्टी की बहस नहीं है। हमारी बहस ये है कि जल्द से जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए ताकि मुल्क गैर यकीनी की सूरत हाल से निकल सके। फिल वक्त हमारे हतमी फैसले आने हैं। कल भी तकलीफ करनी पड़ेगी आपको जब हम एक मुकम्मल मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। डेट कौन अनाउंस करता है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहस नहीं है। हमारी बहस इस वक्त है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो, ये गैर यकीनी की सूरत हाल, इससे मुल्क निकल सके। अब जहां पीपल्स पार्टी मशावरती अमल में मसरूफ़ है, तो वहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाज़े में भी शिद्दत आती जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये शिकायत कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातें इंतखाबात से डर रही हैं। इसी पूरे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी साहिबा और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल साहब। आसमा साहिबा, एक तो सदर मुमलिकत के बयान का मामला है जिस पर मुख्तलिफ आराज़ सामने आई। एक बात बड़ी दिलचस्प है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में तो उनका इख्तलाफ बढ़ा है, इस पर इत्तेफाक है कि सदर का ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। इस पर उनके बयान भी सामने आए हैं। अब इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है उसमें आपको लगता है कि क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ये इख्तलाफात की शिद्दत मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी या फिर ये सिर्फ अभी गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से ऐसा है? देखिए, बहुत शुक्रिया जुनैद। मेरा ख्याल है कि सब कुछ जो है वो सियासी मसलहतों के पेश नज़र है और होना भी चाहिए। ज़ाहिर है कि सियासत नाम इसी का है कि जो जहाँ पे जिस तरह से उनको सूट करती हैं चीज़ें उसके हिसाब से वो फ़ैसले करें, मुतालबात करें, मगर हक़ाइक़ जो हैं उसको देखना पड़ेगा। एक तो जो आइन है ना, वो पाकिस्तान में एक मोम की नाक बना दिया गया है, जिसका जो दिल चाहता है उसको उसी तरह से वो मरोड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली इसकी रिवायत जो है वो पाकिस्तान की अदलिया से शुरू हुई, जब 63A की जो तशरीह थी वो
जिस तरह से की गई, उसके बाद फिर आप देखिए कि उसके बाद तो कोई लामुतनाही सिलसिला है जिसमें कि आइन की वायलेशंस हमें देखने को मिलती हैं, और अमली तौर पर अगर देखा जाए तो आइन हमें बेअमल दिखाई देता है। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ तक मुतालबात की बात है तो मुतालबात पीपल्स पार्टी को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने एक स्टांस जो है वो पहले ले लिया, और वो पहले लेके उन्होंने पब्लिक गैलरीज के साथ खेलना शुरू कर दिया, नोइंगली कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात मुमकिन नहीं है क्योंकि हल्का बंदियाँ होनी है, उसी नई मरदमशुमारी के तहत डिलिमिटेशन होनी है जिसकी इजाज़त खुद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीएम ने वहाँ पे बैठ के दी थी, और उसके बाद डिलिमिटेशन का काम शुरू होगा, और उसके बाद 54 जो दिन है उसके बाद इंतखाबात होंगे। तो ये सब कुछ जानते बूझते वो भी अब अपनी एक पोजीशन लेके बैठे, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपनी पोजीशन लेके बैठे। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ताल्लुक है, आज से पहले तक या कुछ दिन से 2 दिन से पहले तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 90 दिन के अंदर इंतखाब या जल्द से जल्द इंतखाबात की बात नहीं करती थी। वो ये कहती थी कि इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा जब भी इंतखाबात हों। तो ये बात जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि PMLN की क्लैरिटी अब शायद आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, या उनको हालात और वाक़यात जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शायद दोनों जमातें शायद इसी हफ्ते के अंदर एक भरपूर उसके साथ बाहर आएंगी कि आप इसको जल्द से जल्द स्केड्यूल का ऐलान करें, क्योंकि हालात अगर इसी तरह से रहे तो फिर सियासी जमातों के हाथ में गेम नहीं रहेगी। शहजाद साहब, PTI तो मुतालबा कर ही रही है मुस्तकिल इलेक्शन का, लेकिन पीपल्स पार्टी जो 5 अगस्त के इजलास का हवाला आसमा साहिबा ने भी दिया, जब मुश्तरका मफादात की काउंसिल में इस बात की मंजूरी दी गई कि जो डिजिटल मरदमशुमारी है उसके तहत हल्काबंदियाँ होंगी और फिर इंतखाबात करवाए जाएंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी भी उस फैसले में शामिल थी। अब उनका कहना है कि जल्द से जल्द तारीख का ऐलान किया जाए। तो ये इतनी बेचैनी और बेयकीनी की वजह क्या हो सकती है जिसका शिकार पीपल्स पार्टी भी है, और मुस्लिम लीग नून से उनके खिलाफात बढ़े, उनसे वो जवाब तलब कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उस सूरत हाल के बाद जब सबने कहा कि सदर का जो बयान है वो बेअसर है, उनका जो मौक़िफ़ सामने आया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हत्ता कि अब तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उस पर तनकीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया जुनैद, मुझे लगता है पीपल्स पार्टी का ये मसला नहीं है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, क्योंकि उनको बड़ा वाज़े तौर पे पता था कि अगर उन्होंने सेंसस अप्रूव कर दिए तो डीलिमिटेशन का मामला होगा जिसमें ताख़ीर होगी, और ये बात ऐसी है जो CCI के इजलास से पहले से हो रही थी। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी जमात जो है इस बात से बेखबर हो। दूसरी बात यह है कि एक मरतबा डिलिमिटेशन का फैसला हो गया, ये मालूम चल गया कि इलेक्शन अब डिले होंगे, डेट्स आना शुरू हो गई, उसके बाद पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं 90 दिन के अंदर करवाएं। मुझे लगता है कि जो असल मसला है वो है लेवल प्लेइंग फील्ड का और सहूलतकारी का। अब पीपल्स पार्टी को, हमें तो काफ़ी अरसे से ये इशारे मिल रहे थे, पीपल्स पार्टी शायद इंतजार कर रही थी कि मामला बेहतर हो जाए, लेकिन अब उनको ये वाज़े तौर पर पता चल गया है कि वो गुड बुक्स में नहीं है, और गुड बुक्स में एक ही जमात है, सहूलतकारी एक ही जमात की होगी, और इसीलिए बिलावल साहब पिछले 2-3 रोज से कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक जमात को दी जा रही है, तमाम सियासी जमातों को नहीं मिल रही। जब तक ये PTI के साथ हो रहा था उस वक्त तक वो मुतमईन थे, उस वक्त तक उनकी तरफ से इस तरह के बयानात नहीं आए, लेकिन अब जब आपने देखा है कि बाप पार्टी के कई रहनुमा जो कि शमूलियत इख्तियार कर रहे थे पीपल्स पार्टी में, उनको रोक लिया गया, साउथ पंजाब में कोई शामिल नहीं हुआ, पंजाब में IPP पार्टी बन गई, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी उम्मीदें थी कुछ लोग हमें ज्वाइन करेंगे, वहां पे PTI पार्लियामेंटेरियन बन गई। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर जैसे ही निगरान हुकूमत आई सिंध में, जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई, उनकी ब्यूरोक्रेसी को बड़े पैमाने पे वहां पे तब्दीलियां हुई, तो ये सब मिल मिला के अब पीपल्स पार्टी पब्लिकली ये पोजीशन ले रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। और मुझे लगता है ये जो 90 दिन की बात है वो प्रेशर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहां से हम प्रेशर डालें कि इलेक्शन 90 दिन में हो ताकि हम कोई बेहतर नेगोशिएट कर सके, हमें कोई बेहतर डील मिल सके। तो प्रेशर वो 90 दिन के हवाले से बढ़ा रहे हैं, लेकिन ख्वाहिश उनकी ये है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिलनी चाहिए, और ये बात दुरुस्त भी है, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, लेकिन अब मेरे ख्याल से वो दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक जमात। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ खुश थी सदर की तरफ से बयान सामने आने पर, आज ना खुश है। क्या ये मुमकिन है कि सदर ने भी तहरीक इंसाफ के दबाव की वजह से ही ये मौक़िफ़ सामने लाने का फ़ैसला किया, और वो भी ऐसा मौक़िफ़ है जिसमें उन्होंने कोई फ़ैसला भी नहीं किया, तारीख भी नहीं दी, लेकिन फिर इस तरह की बात भी की आवाम में, जिसकी वजह से एक नई बहस शुरू हो गई? और जुनैद, आज तो कह रहे हैं PTI के, लेकिन कल भी PTI के कुछ रहनुमा समझ गए थे। सलमान नियाजी साहब कल मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, वो इमरान खान से कल मिलकर आए थे, और उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इमरान खान ने वाजे तौर पे कहा है कि सदर पाकिस्तान को कहें कि डेट दे दें। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह दोपहर में हो चुकी थी, लेकिन शाम को जब फैसला आया
तो वो आधा तीतर आधा बटेर भी नहीं था मेरे ख्याल से। और उस वक्त अबूज़र साहब ने ये कहा हमारे साथ उस प्रोग्राम में कि बड़ा टूथलेस एक खत है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये तो बड़ा वाज़े है कि आइन बालातर होता है किसी भी इलेक्शन एक्ट, कोई भी एक्ट के, चाहे वो इलेक्शन एक्ट हो या इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो। आज़म नज़ीर तारा साहब ऑन रिकॉर्ड है कि जो सिनेरियो इस वक्त है जहां पे असेंबली वक्त से पहले तहलील हुई है, तो वहां पे सदर पाकिस्तान ने ही तारीख देनी है जो सदर पाकिस्तान कर सकते थे। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, दो जगह से प्रेशर था। एक जगह से प्रेशर था पीटीआई वालों का कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, दूसरी तरफ से यह प्रेशर था कि वो तारीख का ऐलान ना करें। तो सदर पाकिस्तान ने शायद ये सोचा कि मैं एक दरमियानी रास्ता निकालता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उस दरमियानी रास्ता निकालने में भी वो कामयाब नहीं हुए, नाकाम हुए, इसलिए इतनी तनकीद हो रही है। कुछ लोगों की तो ये भी राय है, बल्कि पीटीआई के अपने लोगों की राय है कि इससे बेहतर है कि ये लेटर लिखते ना, क्योंकि अब जब ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में ये कहा जाएगा कि इलेक्शन ने डेट दे दी है, तो इस लेटर से तो कहीं ये साबित नहीं होता कि उन्होंने लेट डेट दी है। तो इसलिए पीटीआई के लोगों का तो ये भी कहना है कि इससे बेहतर है कि ये खत ना ही लिखते। आसमा साहबा, क्या इससे ये बहस कम से कम तय हो जाएगी सदर के ख़त के बाद? चूँकि एक हल्का कहता है कि सदर के पास इख्तियार नहीं है, एक हल्का कहता है सदर ही का इख्तियार है। जब सदर ने खुद ही इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया तो क्या इससे ये बहस निमट जाएगी कि उनका इख्तियार नहीं है, हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं करना है, चाहे वो उसमें अदलिया से मशवरा करते हैं नहीं करते? और इस गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो आइन का आर्टिकल है ना, उसको ज़ाहिर है कि आइन ही प्रिवेल करता है। जो इलेक्शन एक्ट है, बहुत सारे इसमें डिवाइडेड ओपिनियन है, लेकिन जो 48(5) वो ये कहता है कि 90 दिनों से पहले अगर असम्बली टूटती है अपनी मुकर्रर मुद्दत से पहले, तो उसके बाद सदर के पास ये इख्तियार चला जाता है। तो ये आइन के अंदर सदर के पास तारीख देने का इख्तियार मौजूद है। अब हुआ क्या, जो हमारे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि इससे पहले जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला था, उसके ऊपर भी सदर मुमलकत पे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जमात का पड़ना शुरू हो गया, और शायद उनके चेयरमैन की तरफ से भी ये प्रेशर उन तक ट्रांसफ़र हुआ, और उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसने इबाहम और बढ़ा दिया। लेकिन इबाहम के साथ एक इबाहम ये ख़त्म भी कर दिया कि साथ में ये जुमला लिख के कि हम माज़रत खा हैं अगर किसी का इससे कोई नुकसान होता है, किसी को सज़ा होती है। तो सदर साहब ने अपनी पोजीशन भी दे दी। वो 2-3 दिन ट्विटर के ऊपर बहुत पीटीआई के जो फैंस हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी आंख का तारा भी बने, और लेकिन वो साथ में गैलरीज के साथ भी खेले और उन्होंने मुतलका हलकों को भी खुश किया। इसी तरह इस बीच में एक मुलाकात हुई थी। मुमकिना तौर पर उस वक्त वो तारीख का ऐलान करने वाले थे, लेकिन ये मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद सदर मुमलकत का रवैया वो ना रहा, वो पहले जैसे ना रहे, लेकिन जब उनके ऊपर प्रेशर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पड़ा तो उन्होंने एक मरतबा फिर दरमियानी राह निकालने की कोशिश की। ये अलग बात है कि इस बार वो दरमियानी राह सामने नहीं आई, लेकिन देखिए जिसका जहाँ पे इख्तियार है, हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की कोशिश कर रही हो कि देखिए हमने आपके लिए मसाइल नहीं बढ़ाए। और ऐसे भी लगता है कि जैसे सारी जमातें, हो सकता है पीपल्स पार्टी भी इस पर गौर करे कि हम सब मिल के ये कहें कि ठीक है 90 दिन में इंतखाबात मुमकिन नहीं है, लेकिन आप बेरिस्ट मिनिमम टाइम बता दें और स्केड्यूल का अनाउंसमेंट जो है वो हो जाए। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है ये सिर्फ आंख का धोखा नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी बात भी होगी जो कि ऐवान सदर से उसका पैगाम बहुत बेहतर लफ्ज़ों में दिया भी गया है। अब इसका जवाब क्या आता है, इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाता है, ये अलग कहानी है। मगर याद रखिए कि अभी नए जो चीफ जस्टिस साहब आएंगे, काजी फाइज ईसा साहब, जिनका के इतवार को हलफ भी है, उसके बाद वो इस एतराज़ के साथ ये दरख्वास्त आज वापस चली गई है। यानी जो पिटीशन पीटीआई की तरफ से दायर की गई थी 90 दिनों के अंदर इंतखाब की, वो आज एतराज़ के साथ वापस चली गई है। इसका मतलब क्या है कि दोबारा से कोई नई पिटीशन आएगी तो काजी साहब इस पर फैसला करेंगे, और अगर नहीं आएगी तो काजी साहब फैसला नहीं करेंगे। तो ये वापस क्यों एतराज़ के साथ की गई, जबकि बंदियाल साहब अभी भी वजीर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, और अगर दोबारा आएगी तो काजी साहब का फैसला क्या होगा। वो लिखा हुआ है कि काजी साहब इस सूरत में फैसला इंतखाबात के 90 रोज़ के नकात में ही कर सकते हैं मुमकिन तौर पर, और ये गालिब इम्कान है। शहजाद साहब, आपको दो बातों पर क्या तशवीश है कि एक तो कल से जो कुछ हुआ अब तक उस पर इलेक्शन कमीशन का कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, एक, और दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम लिए बगैर ही कहना, लेकिन सब समझ सकते हैं कि वो इशारा मुस्लिम लीग नून की तरफ था। वो कह रहे हैं किसी को नहीं मालूम कि इलेक्शन कब होने, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता, हमें नहीं पता। एक जमात है जो बार बार बता रही है कि इलेक्शन कब होंगे। मुस्लिम लीग नून के लिए इससे मुश्किलात खड़ी होंगी क्या? मेरे ख्याल से ये ऑन द स्पॉट तो डालती है नून लीग को, क्योंकि नून लीग 2017-18 में ये कैंपेन करती आई थी कि वोट को इज्जत दो और एक पार्टी को सहूलत
एक पार्टी की सहूलतकारी की जा रही है और हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अब यही इल्ज़ाम जब नून लीग पे लगेगा और जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, एक तो माशी मसाइल हैं, महंगाई है, दूसरी तरफ ये ताना भी पड़ रहा होगा कि जो जिनसे आप शिकवा करते थे उनके साथ आप मिल चुके हैं और दूसरी पार्टियों को अब दीवार से लगाया जा रहा है और आपकी सहूलतकारी हो रही है। तो मेरे ख्याल से जो ट्रैक रिकॉर्ड नवाज शरीफ का बतौर वजीर आजम रहा है, मैं ऑपोजिशन रहनुमा नहीं कह रहा, बतौर वजीर आजम रहा है, मेरे ख्याल से उनके लिए ताना बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता रहेगा कि वो सहूलतकारी की वजह से इलेक्शन लड़ेंगे और शायद उसमें कामयाब भी हो जाए। पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो कि पहले दिन से कह रहा है कि डेट का ऐलान हमने करना है, तो सवाल ये हो रहा है कि आपने जब डीलिमिटेशन की तारीख दे दी और आपने उसको 15 दिन आगे भी लेकर आ गए, तो क्या बात है आपको रोक रही है इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से? आप वो शेड्यूल जारी कर दें ताकि जिन लोगों को ये एतराज है कि चले 90 दिन के अंदर नहीं, बेरस मिनिमम टाइम में हो रहा हो या कम से कम जल्दी हो जाए डीलिमिटेशन के बाद, उसकी भी तारीख तो हमारे सामने हो। कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाद फिर नजरसानी की जाए कि अब क्या सिचुएशन है, क्या इलेक्शन फरवरी में भी होने या आगे चले जाने। मेरे ख्याल से ये जो एतमाद का फुकदान है इस हवाले से वो इस वक्त बड़ा एक कंसर्निंग है। नून लीग तो बड़ी कॉन्फिडेंट है और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डीलिमिटेशन का ऐलान तक नहीं किया था या उन्होंने ये अपना इरादा भी जाहिर नहीं किया था कि डीलिमिटेशन अब लाजमी है, उसी वक्त से नून लीग कह रही थी कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। और नून लीग के अलावा एक और रहनुमा जो उस वक्त साबिक अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने ये कहा था, राजा रियाज साहब ने, जो उम्मीदवार भी हैं नून लीग के टिकट के, कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। तो उनके अलावा तो कोई ये बात नहीं कर रहा था। इलेक्शन कमीशन से पहले नून लीग और राजा रियाज साहब को पता था कि इलेक्शन कब होने हैं। तो ये कंसर्न, नून लीग इस वक्त कॉन्फिडेंट है कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन बाकी जमातों का ये भी कंसर्न है कि 90 दिन के बाद भी क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और उसके लिए जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर डेट का ऐलान करे, शेड्यूल का ऐलान करे। आसमा साहबा, इलेक्शन कमीशन का इससे पहले तो फौरी जवाब भी आ गया था जब सदर की जानिब से इससे मुतालिक बात की गई थी। अब जो खत सामने आया है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया अभी तक, क्योंकि उसके अंदर जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करे कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे या फैसला करे, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है। एक पूरी कहानी जो सदर मुमलिकत ने लिखी और आखिरी 2 जुमलों के अंदर वो पूरा इख्तियार उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ही दिया है। अगर आप उसको गौर से देखें, बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा है। तो इसका मतलब ये अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि इसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट से बात करेंगे कि नहीं। लेकिन वही बात है कि इसका फैसला होना था चीफ जस्टिस साहब के रुखसती से पहले, इस पिटीशन से को एडमिट होना था, इस पे सुना जाना था, मगर वो पिटीशन ही जो है वो अब आज जो है वो एतराज़ात के साथ वापस चली गई है। तो ये सूरत हाल जो है इसमें पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनको सामने आना चाहिए, उनको एक राय बनानी चाहिए थी कि आप 90 दिनों के अंदर इंतखाबात को अगर इस तरह उलझा दिया गया है उनके गुच्छे की तरह, तो इसको कम अज़ कम सुलझाने की कोई राह भी दी जाए। इलेक्शन कमीशन अभी तक क्यों खामोश है और इलेक्शन कमीशन क्यों तारीख नहीं दे रहा, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर सवाल कर रही है, शायद कोई प्रेशर बिल्डअप कर रही है या वो कोई बारगेनिंग पोजीशन में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त किसी भी किस्म की बारगेनिंग पोजीशन में है। वो अपनी बात करते रहेंगे जैसे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन अपना फैसला देंगे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि जो सिंध की एक सियासी सूरत हाल है उसके अंदर बहुत अहम तब्दीलियाँ जो हैं वो होने जा रही हैं। जैसे GDA बनेगी, वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बनेगी। उसमें आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट सुना कि हम पीपल्स पार्टी के सिवा सबसे वहाँ पे बात करेंगे। PMLN वहाँ पे जा रही है, सुनने में आ रहा है कि मरियम नवाज साहिबा वहाँ पे जाएंगी और अपनी कैंपेन करेंगी। तो शायद ये एक वजह है जो कि इस पे मामला जो है वो मैटर ऑफ कंसर्न उनके लिए, पीपल्स पार्टी के लिए हो सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जितना कुछ भी बयानिया बन रहा है, अगर आप देखें तो सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पर वो बयानिया मौजूद अभी भी नहीं है जो कि बाकी पाकिस्तान भर में है। और आप उसकी वजह जाहिर है कि ये है कि पीपल्स पार्टी की apनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है, उसमें उनका राब्ता ज़्यादा है और उनका वोट बैंक जो है उनकी बात को सुनता है। तो ये मेरा ख्याल नहीं है कि कोई ग्राउंड इस तरह की। अलबत्ता इंतखाबात सूट करते हैं पीपल्स पार्टी को, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी एक लंबे अरसे के लिए अगर इंतखाबात नहीं होते तो वो पहली बार काफ़ी सालों के बाद जो है इक़्तिदार से दूर होगी। बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी साहिबा। शहजाद इकबाल प्रोग्राम में बात कर रहे थे। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। साइफर केस में आज खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं।
वो दोनों 26 सितंबर तक जुडिशियल रिमांड पर है। तहम आज असद उमर की जमानत का बलस गिरफ्तारी कंफर्म हो गई, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि उनके पास फिलहाल असद उमर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी गिरफ्तारी भी मतलूब नहीं है। आज इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तों पर एक तवील समाअत हुई। चेयरमैन PTI और शामी महमूद कुरैशी की जमानत के हक में PTI की कानूनी टीम के 6 वकला ने दलाइल दिए। फिर प्रोसिक्यूशन ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और कुछ देर बाद चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा है कि रिकॉर्ड पर इतना मवाद दस्तियाब है जो मुल्जिमान को इस केस से जोड़ता है। रिकॉर्ड से यह भी जाहिर होता है कि मुल्जिमान ने बज़ाहिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफ़ा 5 और 9 में बयान किए गए जराइम का इर्तिकाब किया है और साथ ही इस बात के भी ग्राउंड्स मौजूद हैं कि मुल्जिमान ने नाकाबिल ज़मानत जुर्म का इर्तिकाब किया है। लिहाजा दस्तावेज़ात पर मबनी ये रिकॉर्ड मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद करने के लिए काफ़ी है। चेयरमैन PTI की जमानत मुस्तरद करने के फैसले पर उनके वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदालत के फैसले से मायूसी हुई, कल इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आज फैसले से बड़ी मायूसी हुई, लेकिन कानून और आईन के मुताबिक इस फैसले को इंशाअल्लाह ताला हम कल सुबह सवेरे इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम समझते हैं अदालतों पे बड़ा प्रेशर है, लेकिन फिर भी प्रेशर के मुताबिक अपने फराइज अंजाम दे रही है। हमें फिर भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट हमें रिलीफ दे देगी। इससे पहले आज चेयरमैन PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने खुसूसी अदालत में दलाल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FI ने झूठे मकासद और अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हुए साइफर केस का मुकदमा दर्ज किया। साइफर केस के मुकदमे में सबके नाम जल्दबाजी में नामजद किए गए। साइफर केस का मुद्दई वजारत दाखिला का अफसर है। वजारत दाखिला ने साइफर केस हाईजैक किया। साइफर वाशिंगटन से भेजा गया था, जिसकी वसूली वजारत खारजा ने की। चेयरमैन PTI पर साइफर केस में ज़ाती मफादात लेने और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। सलमान सफदर ने मज़ीद कहा कि आज़म खान का जिक्र मुकदमे में है कि आज़म खान अदालत में है। कि आज़म खान की जमानत मंजूर हुई? प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि साइफर का असली और नकली वर्जन क्या था। प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि चेयरमैन PTI से कौमी सलामती को क्या नुकसान हुआ। इल्ज़ाम लगाया गया कि चेयरमैन PTI ने जानबूझकर साइफर को अपनी तहवील में रखा। केस बनाया गया कि साइफर गलत रखा और इसका गलत इस्तेमाल किया। ये साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है। प्रोसिक्यूशन को साबित करना है कि साइफर केस से बैरून मुल्क ताकतें मजबूत हुई। साइफर केस सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत दर्ज हुआ। कमरा अदालत में मौजूद कोई भी 1923 में पैदा नहीं हुआ होगा। इस पर FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने कहा कि उनके वालिद साहब 1923 में पैदा हुए थे, तो उनकी बात पर अदालत में कहे लग गए। इसके बाद सलमान सफदर ने दलाइल जारी रखते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1.5 साल साइफर केस की तहकीकात हुई। मुकदमा तब बनाया गया कि जब चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में गिरफ्तार हुए। साइफर ट्रेनिंग शुदा अफराद के पास आता है, आम इंसान नहीं पढ़ सकता। तो जज अबुल हसनात ने सवाल किया कि वजारत खारजा साइफर की वसूली करता है, साइफर आया और कहाँ गया? साइफर केस ये है। सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि आज किसी कुलभूषण या अभिनंदन का केस नहीं सुना जा रहा। साइफर केस बहुत ख़तरनाक बनाया गया है। इस केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 तो लगता ही नहीं है। चेयरमैन PTI कोई जासूस नहीं है, वो साबिक वज़ीर आज़म हैं। दौरान ट्रायल मालूम होगा कि साइफर पर बयान से मुल्क को बचाया या मुल्क दुश्मनों की सहूलतकारी की। FIA से तो कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद सिर्फ अदालत से है। इस मौके पर जज ने रिमार्क्स दिए कि वो 2 कैटेगरीज की लिस्ट है। बहुत अहम बात करने लगे हैं, सेक्शन 5 या सेक्शन 3 लागू होता है या नहीं। साइफर केस पूरा इस बात पर है। अगर जुर्म साबित होता है तो सेक्शन 3A लागू होती है। साइफर वजारत खारजा से वज़ीर आज़म को मिला, लेकिन साइफर है कहाँ? वज़ीर आज़म, DG ISI, आर्मी चीफ और वजारत खारजा का साइफर डॉक्यूमेंट अलग अलग है। तो सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कौमी सलामती का मामला है, अब मालूम करना है कि साइफर केस सेक्शन 3A का है या सेक्शन 3B का। प्रोसिक्यूशन बताया कि बैरून मुल्क किसको चेयरमैन PTI के साइफर पर बयान से फ़ायदा हुआ। FIA ने कानून को तोड़ मरोड़ कर साइफर केस बनाया जो काबिल ज़मानत है। साइफर केस तो बनाया ही बैरून मुल्क ताकतवर के साथ मालूमात शेयर करने पर है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अगर केस बनता है तो पूरी काबीना पर बनता है, फ़र्द वाहिद पर नहीं। सलमान सफदर ने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस के ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है कि पता करें साइफर किधर गया। साइफर की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की नहीं बनती, उनके मातहत काम करने वालों की बनती है। साइफर सामने लाना जुर्म होता तो 31 मार्च 2022 को कौमी सलामती कमेटी के सामने क्यों रखा जाता? साइफर आवाम के सामने नहीं रखा गया, नकात शेयर नहीं हुए। उन्हें बाखुदा मालूम नहीं था कि चेयरमैन PTI साइफर केस में गिरफ्तार है। अता तारड़ ने TV पर कहा कि चेयरमैन PTI साइफर केस में जुडिशियल रिमांड पर है। अजीब बात है, साइफर केस में अता तारड़ को चेयरमैन PTI का मालूम है, लेकिन उनके वकला को नहीं।
ताहाल चेयरमैन पीटीआई से साइफर केस में कुछ बरामद नहीं हुआ। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का केस तो बनता ही नहीं है। साइफर इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के पास नहीं है। सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल हुए तो बाबर अवान ने दलाइल शुरू किए और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान को धमकी आए तो क्या वज़ारत ख़ारजा सो जाए। वज़ारत ख़ारजा ने काबीना के सामने साइफर रखा, जिसको डी सील करके दोबारा सील कर दिया गया। आईन पाकिस्तान के मुताबिक वफाकी काबीना और कौमी सलामती कमेटी के सामने साइफर को रखा गया। मुल्क की सलामती के लिए बैरून मुल्क से आई साजिश को मुतल्लिका फोरम पर बताना जिम्मेदारी होती है। अगर साइफर चोरी हुआ तो कौमी सलामती कमेटी ने इस पर दूसरी मीटिंग कैसे कर ली। साइफर चोरी की कहानी मन घड़त है, वो अदालत को कुछ दिखाना चाहते हैं। तो जज ने उनसे कहा कि क्या आप मुझे साइफर दिखाना चाहते हैं। तो बाबर अवान ने कहा कि मैं आपको अबू साइफर दिखाना चाहता हूँ। माजरत, कंप्यूटर पर अबू साइफर नहीं दिखा रहा, मोबाइल पर दिखाता हूँ। इस मौके पर बाबर अवान ने मोबाइल पर कमरा अदालत में एक वीडियो दिखाई और फिर दलाइल जारी रखते हुए कहा कि एक समाअत चल रही थी जिस पर आपने कहा कि मैं दिलावर नहीं दलेर हूँ, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि दिलावर और दलेर दो मुख्तलिफ मानी हैं। इसके बाद बाबर अवान ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर अदालत पेश करने का नोटिस लिया जाए। बाबर अवान ने मजीद कहा कि असद उमर पर एक मुकदमा हुआ कि लाहौर में सुबह सवेरे खड़े होकर आवाम को उकसाया। सुबह सवेरे उठने वाला इल्ज़ाम तो असद उमर के घर वालों ने भी उन पर कभी नहीं लगाया। साइफर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। क्या चोरी शुदा साइफर किसी को मिला है? मुकदमे को पढ़ें, लिखा है कि हमारा ख्याल है साइफर चोरी हो गया। यहाँ पर बाबर अवान के दलाइल मुकम्मल हो गए, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई के तीसरे वकील गौहर अली खान ने दलाइल शुरू किया और कहने लगे कि सीक्रेट एक्ट कानून 1923 के तहत साइफर अपने पास रखना जुर्म नहीं। सीक्रेट एक्ट 2023 में साइफर अपनी तहवील में रखना जुर्म है, लेकिन ये कानून अभी नाफिज नहीं हुआ। गौहर अली खान के बाद शुएब शाहीन ने दलाइल देते हुए कहा कि अगर कोई दस्तावेज़ मिले तो इसको संभालना अमले की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म के पास हज़ारों फाइल्स आती हैं, दस्तावेज़ात संभालना उनका काम नहीं है। इस पर जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि साइफर वज़ारत ख़ारजा से वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गया। सुनने में आ रहा है साइफर गुम हो गया। तो शुएब शाहीन ने कहा कि डॉक्यूमेंट वज़ारत ख़ारजा में है, साइफर की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की है। इस पर जज ने उनसे कहा कि मेरे स्टाफ के पास भी कुछ आता है तो मुझे देखना तो है ना। शुएब शाहीन ने कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस में आई हुई दस्तावेज़ात संभालना वज़ीर आज़म का नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम है। शुएब शाहीन के बाद शेर अफजल मरवत ने दलाइल देना शुरू किए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन आखिर है क्या, अदालत पहले इसका तयन कर ले। इसके बाद पीटीआई की कानूनी टीम के दलाइल मुकम्मल हो गए और फिर प्रोसिक्यूशन के वकील शाह खावर के एतराज़ पर अदालत ने समाअत को इन कैमरा कर दिया था और गैर मुतल्लिका अफराद को बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद प्रोसिक्यूशन की तरफ से दलाइल दिए गए। ज़राए के मुताबिक FIA के प्रोसिक्यूटर ने चेयरमैन पीटीआई की जलसे वाली वीडियो अदालत में दिखाई। प्रोसिक्यूटर ने चेयरमैन पीटीआई का शामिल तफ्तीश होने वाला बयान भी पढ़कर सुनाया। आज़म खान के बयान को भी अदालत ने पढ़कर सुनाया, जिसके बाद जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला महफूज कर लिया, जिसे कुछ देर बाद सुनाते हुए उन्होंने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। प्रोग्राम में अभी यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद हम बात करेंगे एशिया कप में जारी पाकिस्तान और श्रीलंका के आर्या पार मैच के बारे में। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। एशिया कप में पाकिस्तान के लिए फैसला कुन मरहला के फाइनल में जा सकेगा नहीं। श्रीलंका की पोजीशन मजबूत नजर आ रही है। पाकिस्तान ने आज 252 रन बनाए, लेकिन श्रीलंका की बैटिंग तेजी से बढ़ रही है। हदफ के ताकुब में 2 विकेट्स गिरी हैं सिर्फ श्रीलंका की और 124 रन श्रीलंका की टीम बना चुकी है। पाकिस्तान अगर ये मैच हारता है तो फिर फाइनल में नहीं पहुंच सकेगा और फिर भारत और श्रीलंका का फाइनल मैच होगा एशिया कप में। बारिश से बेइंतहा मुतासिर होने के अलावा पाकिस्तान के इस एशिया कप में फैसलों और कारकर्दगी से मुतालिक मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। ख़ासतौर पर भारत के मैच में जब पहला मैच बारिश से मुतासर हुआ, लेकिन उसके बाद जब उस दोबारा मौका आया तो फिर बारिश के अलावा पाकिस्तान टीम की तरफ से कैसे फैसले किए गए टॉस जीतने के बाद और परफॉर्मेंस की क्या सूरत हाल रही, इस पर बहुत सी उंगलियां उठ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में सिकंदर बाख्त और अब्दुल रज़ाक मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सिकंदर, सबसे पहला तो ये सवाल उठ रहा है कि टॉस जीतकर फैसला करने की जो सलाहियत है, भारत के खिलाफ जब टॉस जीता तो ये कहा गया कि पिच देखकर फैसला किया है फील्डिंग का। उस पिच पे तो भारत ने बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया और पाकिस्तान बुरी तरह मैच हारा। आज के मैच में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला तो किया, लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो श्रीलंका को कोई भी टफ टाइम देने में नाकाम नज़र आ रही है। देखिए जुनेद, हमने पहले ही कह दिया था कि हमारी जो सफ़ें थी वो टूट चुकी हैं। हमारा जो मेन पे अटैक था, हमारी जो टीम की जो बैकबोन थी वो हमारे पेसर्स थे, हमारे
फास्ट बॉलर्स थे जिससे पूरी दुनिया जो है उसको एक्नॉलेज कर रही थी कि दे आर द बेस्ट, वो अब 2 ज़ख्मी हो गए। अब उनके ज़ख्मी होने से जो हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो टूट गई है। हम जो है 150-200 रन पे भी वो फास्ट बॉलर्स आके आउट करते थे, तो वो ये जो हमारी स्ट्रेंथ टूटी है उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। अब जो ये टीम खेल रही है बिल्कुल नहीं है। ये आधे तो इसमें से कुछ लड़के तो ऐसे हैं जिन्होंने कोई मैच ही नहीं खेला। जमान खान कोई मैच नहीं खेला, जो वसीम है उसने कोई मैच नहीं खेला, अब्दुल्ला ने कोई मैच नहीं खेला, मगर वो बेहतर खेले। मोहम्मद हारिस को खिला दिया। मुझे नहीं पता कि वो किसकी सिफारिश है, वो कौन साहब हैं जो कि बीच के अंदर घुस गए, और मैं उनका डेटा भी आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये बिल्कुल एक नई टीम खेल रही है। और पाकिस्तान के देखें जो टीमें खेलते हुए आती हैं तो एक रिदम में आती हैं, एक अपना एक रिदम में आने के बाद वो मुकाबला करती हैं। इस वक्त जो हमारी टीम है ये इतर बितर है, इसको कोशिश की जा रही है कि ये सफ़ेद दुरुस्त हो जाए, जो कि मुझे फ़िलहाल लग रहा है कि मुश्किल है। वो बहुत आराम से क्रूज़ करते हुए जा रहे हैं, उनके पास कोई परेशानी नहीं है। जब तक हम आउट नहीं करेंगे हम मैच नहीं जीत सकते। तकरीबन वो आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं। हमने जो है जो गलतियाँ की हैं उसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इफ्तिखार को इतना पीछे क्यों भेजा। आपको पता है हमने 100 रन किए 22 ओवर में, उन्होंने 100 रन किए 17 ओवर में, और उससे ऊपर इफ्तिखार से ऊपर आपने भेजा मोहम्मद हारिस को। वो कौन है, कहाँ से आए, पाकिस्तान टीम में कैसे आ गए वनडे के अंदर मुझे नहीं पता। उन्होंने सिर्फ 6 मैच खेले हुए हैं जिसमें सिर्फ 30 रन है, मगर उनको ऊपर भेज दिया गया, नवाज़ को ऊपर भेज दिया गया। मेरी समझ से बाहर है कि कौन है वहाँ पे जो टीम को मैनेज कर रहा है। बाबर कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रही है, इसलिए कि हमारा जो कोच है वो तो बैठा हुआ है डार्बी में, वो वहाँ बैठा हुआ है। पाकिस्तान टीम का कोच है, जो क्रिकेट डायरेक्टर है, वो डार्बी में बैठा हुआ है, टीम यहाँ खेल रही है। अब पता नहीं वो टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, इंटरनेट पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता। तो ये सवाल ऐसा है कि जो कि हमें पीसीबी से ज़रूर पूछना चाहिए कि ये क्या सिस्टम है। रज़ाक साहब, क्या जो अभी तक परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की उसमें कितना हम हिस्सा डाल सकते हैं बारिश का, फिर पाकिस्तान टीम के थके होने का, बिकॉज बहुत अरसे से उस तरह से आराम नहीं मिला, फिर 2 खिलाड़ी इंजर्ड भी हुए हैं, या फिर फैसला साजी का भी बहुत ज़्यादा मसला रहा है एशिया कप में पाकिस्तान टीम के साथ? कोई ऐसी चीज नहीं हुई, बस ये कि पीसीबी के अपने फैसले हैं। अफगानिस्तान के साथ 3 वनडे खेले गए, उसके बाद नेपाल के साथ जो मैच हुआ उसमें आपको चाहिए था अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाते, जो भी फास्ट बॉलर थे, और बैटिंग में भी आप अगर 60 रन करते हैं तो उसके बाद अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं। वहां पे तो ऐसे लगता है जैसे कोई रेस लगी हुई है रिकॉर्ड बनाने के लिए, 100 करने के लिए, 150 करने के लिए, 200 करने के लिए, 5 आउट करने के लिए। तो ये सारी गलतियां हम करते आ रहे हैं। उस वक्त तो हम जीत रहे थे और हर चीज ठीक जा रही थी। एक मैच हारने के बाद अगर आप समझते हैं कि ये सारी चीजें, वो जो जीत थी वो खत्म हो गई है, आप 5 चेंजिंगें इन्होंने कर दी हैं। अब प्लेयर को किसी को बाहर बैठाना होता है तो उसे स्पैज़म हो जाता है, उसे कोई हैमस्ट्रिंग हो जाती है, कमर में दर्द निकल आती है। तो ये उस वक्त सोचना चाहिए जब आपके पास टाइम होता है। आप नेपाल के साथ भी मैच खेल रहे हैं तो डेड सीरियस होकर खेल रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं आप। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी आपने। तो ये तो अक्सर होता है क्रिकेट में, एक मैच हारने के बाद आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। एक मैच हारने के बाद भी वही टीम होनी चाहिए थी। हाँ, जो जेन्युइन इंजरीज हैं जैसे बॉलर्स को हुई हैं उनको रेस्ट कराते। बाकी मैं नहीं समझता कि ये हारिस को भी मौका देना चाहिए था, मोहम्मद वसीम जूनियर को देना चाहिए था, नवाज को देना चाहिए था। बस इस तरह की चेंजिंग करते आ रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि एक मैच के बाद ये हाल है। अगर 2 मैच हारते हैं तो मुझे लगता है कि ये टीम ना खेलनी पड़ जाए पाकिस्तान की। सिकंदर साहब, आज के मैच में अब्दुल्ला शफीक ने 52 रन बनाए, फिर रिजवान ने 86 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। लेकिन अब जब आगे बढ़ा है मैच श्रीलंका, तो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि श्रीलंका की टीम कॉन्फिडेंट है, उनको पता है उनकी मंजिल क्या है, उनको ये मैच जीत के फाइनल में पहुंचना है। पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं है, जिसका रज़ाक साहब ने भी पीछे जिक्र किया था कि पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो वीक नज़र आई। अब मैच के नतीजे के बाद आपको मालूम होगा, शायद आफरीदी ने भी कहा कि हार जीत अलग है, लेकिन जीत का इरादा ना दिखाना, ना लड़ना एक बुरी बात है। तो आज भी आपको ऐसे ही महसूस हो रहा है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखकर? देखिए, जो सबसे बड़ी गलती है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। उन्हें मैनेज करनी होती है, उन्होंने भी नज़र रखनी होती है, मगर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद फंसा हुआ है कि उनकी कुर्सी ना हिल जाए। तो इस वक्त सबका कंसंट्रेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये है कि हम श्रीलंका जाएं, वहाँ बैठ के मैच देखें, मज़े करें, वापस आ जाएं। देखें, जो क्रिकेट होती है वो जो प्लेइंग कंडीशंस होती है ना उस पर चलती है।
उनको चाहिए था जाकर पहले ही टीम अनाउंस कर दी, 5 लड़के चेंज कर दिए, सुबह फिर चेंज कर दी, 2 नए लड़के ले आए, उनमें से 2 ज़ख्मी हो गए, बैठे बैठे ज़ख्मी हो गए। आपको पिच रीड करने नहीं आती। ये बताइए कि इस पिच के ऊपर दोनों तरफ के फास्ट बॉलर्स को रन्स पड़े, स्पिनर्स ने अच्छी गेंद किए, तो भाई आपको पता नहीं चला जब आप पहुंचे थे, आपने आके पिच देखी थी, तो आपको ये नहीं पता था कि ये पिच जो है स्पिनर्स के लिए है। इसका मतलब है कि जो हमारी जो मैनेजमेंट है, जो टीम के लोग हैं, एक तो क्रिकेट डायरेक्टर तो डार्बी में बैठा हुआ है, वो टीम के साथ ही नहीं है। अब जो दूसरे लोग मौजूद हैं, क्या उनको पिच रीड करने नहीं आती? क्या उन्हें ये नहीं पता कि ये जो कंडीशंस हैं इसमें एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिला देते? आप देखें कि शादाब ने उसने ठीक गेंद की, फास्ट बॉलर से रन्स नहीं रोक सकते वो, तो इस वक्त भी उन्होंने पिच को रीड नहीं किया। एक दिन पहले जो है टीम अनाउंस कर दी, जैसे पता नहीं वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, पाकिस्तान की टीम ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। हम मना भी कर रहे थे, आज कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि भाई ये टीम पहले से अनाउंस करना कहाँ की अक्लमंदी है, सुबह आकर फिर चेंज कर दिया। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो टीम मैनेजमेंट है उनको क्रिकेट के कंडीशंस इनका कुछ पता नहीं चल रहा, उनको कुछ नहीं पता कि यहाँ पे क्या होना है क्या नहीं होना है, या मुझे नहीं पता कि फैसले कौन कर रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ बैठ के मज़े से मैच देख रहा है, उनको कोई फिक्र नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो जाके प्लेयरों को कहते हैं जी आप मैच जीत जाएं, कोई बात नहीं, बस लड़ें। भाई ये क्या बात हुई? आपको नज़र रखनी चाहिए ना लड़के क्या कर रहे हैं, क्या गलतियाँ कर रहे हैं। अब इंजरी क्यों हुई है आप ये पूछें। सारे लड़के मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे थे, कोई कनाडा में, कोई अमेरिका में, कोई श्रीलंका में, सब खेल रहे हैं। फिर उसके बाद आपका वर्ल्ड कप आने वाला है, आपका एशिया कप आने वाला है, किसी को फिक्र नहीं। ना क्रिकेट बोर्ड ने पूछा कि भाई आप इतनी क्रिकेट खेल रहे हो कहीं इंजरी ना हो जाए। हो गई। नुकसान किसको हो गया? पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हुआ है। और किसको नुकसान हुआ है? तो उनकी तो जेबें भर गई लड़कों की, नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हुआ है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंट्रोल करनी चाहिए, मगर क्रिकेट बोर्ड खुद अपनी जगह पे कायम नहीं है। कभी एक निकल जाता है तो दूसरा आ जाता है, उसके पर भी मुकदमे हो जाते हैं। तो जब तक क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग नहीं होगा हमारी क्रिकेट इंप्रूव नहीं करेगी। रज़ाक साहब, क्या पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग में आने पे, पाकिस्तान के पास बेस्ट बैट्समैन और बॉलर टॉप रैंकिंग में आने के बाद इस तरह की परफॉर्मेंस एशिया कप में, इन नताइज का सामने आना एक क्या वेकअप कॉल होगी वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम के लिए? फिर पहली बात तो ये है कि एक मैच ही हमारे, और एक मैच के बाद आपको ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान कभी कोई मैच जीत ही नहीं सकता। तो ये इस तरह की टीम की बॉडी लैंग्वेज, इसका इस तरह की सोच, आप ये क्रिकेट जो इंटरनेशनल होती है ये सारी विल पावर पे चलती है। जितना आपका विल पावर अच्छा होगा, माइंड आपका स्ट्रांग होगा, आई कोऑर्डिनेशन, फिटनेस, ये आपको साथ लेके चलनी होती है। तो एक मैच के बाद अगर आप इतनी चेंजिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे टीम डिमोरलाइज हो रही है। ऐसे लगता है कि जैसे अब जिस बॉडी लैंग्वेज से जिस तरह आज उन्होंने स्टार्ट किया है, आया आप मुझे बताएं कि श्रीलंका के साथ आप मैच खेल रहे हैं तो आपको तो चार्ज करना चाहिए पहली बॉल से ही। आप तो पैनिक होकर खेल रहे हैं, आप तो वेट करते हैं कि बैट बॉल आपको मिले तो आप उसको चौका मारे। क्रिकेट में एक लफ्ज है इम्प्रोवाइज करना। इम्प्रोवाइज ये होता है कि अच्छे बॉल को बुरा बॉल बनाना। तो जब तक ये चीजें आप नहीं सीखेंगे, आप कभी भी एक अच्छी रैंकिंग में या अच्छे प्लेयर की लिस्ट में नहीं जा सकते। आपको जरूरी है कि अगर आपको बैट बॉल मिलता है तो आपको चौका छक्का मारना आता है, तो ये नहीं जरूरी कि एक अच्छे बॉल को भी आप चौका छक्का मार सकें। कि अच्छे बॉल को आप रिस्पेक्ट देते हैं और बैट बॉल का वेट करते हैं, तो ये कौन सी क्रिकेट है? और जिस तरह पाकिस्तान ने आज 10 ओवर 15 ओवर खेले, जिस इंटेंट से खेले हैं इफ्तिखार ने और रिजवान ने, वो मजा आ गया कि वो लग रहा था कि वो जा रहे हैं, उनका ये एम था, बाउंड्री के लिए जा रहे थे, सिंगल भी मिल रही थी और 10 इन ओवर कर रहे थे। तो अगर शुरू से ही आपने इतना चार्ज किया होता पहले 20 ओवर में, तो पाकिस्तान का अभी तो ये 300 रन हुआ होता। तो अब बारिश ओवर भी कम हो गए। डेफिनेटली जब आप इस तरह खेलेंगे तो हर चीज आपके अगेंस्ट चली जाती है, तो आपको थोड़ी सी विल पावर दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा अग्रेशन दिखाना पड़ेगा। इस तरह क्रिकेट पाकिस्तान की ना कभी थी, ना कभी होगी, ना कभी रहेगी, क्योंकि हमारा ये फर्ज है बोलना कि पाकिस्तान को आप वहां पे लेके जाएं जहां पे हर लोग, जितने भी लोग देखने वाले फैंस हैं, वो कहेंगे यार कि ये क्या टीम खेल रही है, जबरदस्त खेल रही है। तो इस तरह की फीलिंग नहीं आ रही। सिकंदर साहब, अभी भी मैच तो जारी है, लेकिन लग नहीं रहा कि कोई ऐसा ब्रेक थ्रू होगा पाकिस्तान की तरफ से। श्रीलंका के खिलाफ 136 रन बना लिए हैं, 2 विकेट सिर्फ गिरी हैं। तो वही जिस तरीके से आप बॉलिंग पे तनकीद कर रहे हैं, वही इस वक्त मैच में भी जारी है वो चीज़?
देखें, मैंने तो आपको सिर्फ ये बोला कि जो अभी जो रज़ाक ने बात की बिल्कुल सही की थी कि हमें 300 रन करने चाहिए थे, मगर ये बीच के अंदर मोहम्मद हारिस कैसे आ गया, ये नवाज़ कैसे आ गया, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट से जो पूछ रहा हूँ। अब हमारी ये जो पिच है ये बिल्कुल सिंपल है, आप देखिए कि थोड़ा बहुत स्पिनर्स का मदद करिए, सीमर्स के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है जान उसमें, और हम सिर्फ और सिर्फ आउट करके ये मैच जीत सकते हैं। हम आउट करेंगे तो वो प्रेशर में आएंगे, अदरवाइज हमारे जो ये मैच है आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथों से निकल रहा है। जो श्रीलंकन्स हैं वो बड़े अच्छी पेस के साथ खेल रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया उन्होंने 17 ओवर में 100 किए, हमने 22 ओवर में 100 किए, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना जो है उनका खेलने का अंदाज जो है। हमारा जो हम लोग जो फंसे हैं वो हम फंसे हैं आकर के जब वो हारिस और नवाज़ खेलने आ गए थे बीच के अंदर और वहाँ पे कोई रन्स नहीं हुए। वो जगह थी जहाँ पे हमें एक्सेलरेट करना चाहिए था, वो नहीं किया। हम फंसे हुए, आउट करेंगे तो ये मैच जीतेंगे, अदरवाइज इट्स ओवर एंड आउट। सिकंदर, अब ये तो सामने नज़र आ रहा है एशिया कप में जो कुछ हुआ है, इसके बाद फिर क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसले करने होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो इसके बाद बहुत कम वक्त है और वहाँ भी भारत से मुकाबला होना है जिससे बहुत ही बुरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा, और अब श्रीलंका के खिलाफ भी पाकिस्तान उस तरह से कोशिश नहीं कर पा रहा कि मैच जीतने की तरफ जा सके। देखिए, सबसे पहले तो सब मिलकर दुआ करेंगे हमारे फास्ट बॉलर थोड़े फिट हो जाएं, वो आकर खेल लें, बीच के अंदर कोई लीग वीग ना खेलने चले जाएं, कहीं उनको कहीं पैसे मिल रहे हो तो सब लीग खेलने चले जाएं। हमारे फास्ट बॉलर्स को उठा के रखें कि वो फिट हो जाएं, उनकी फ़िटनेस पे ख्याल करें। हमें इसी लड़कों के साथ जो कि बेहतर लड़के हैं जाके वर्ल्ड कप खेलना है, और सिर्फ इंडिया से मुकाबला नहीं है आपका। वहाँ कल आपने इंग्लैंड को बैटिंग करते हुए देखा था कि कैसे वो खेल रहे हैं, वहाँ न्यूजीलैंड आएगी, वहाँ ऑस्ट्रेलिया आएगी, वहाँ साउथ अफ्रीका है, आपको हर एक से खेलना है। ये वाला वर्ल्ड कप नहीं है कि बेस्ट 4 में आ गए, 2 से जीते तो बेस्ट ऑफ 6 या बेस्ट ऑफ 4 में आ गए, नहीं। वहाँ पे ये सिंगल लीग है, आपने 9 के 9 मैच बड़ी टीमों से खेल रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी मैच हल्का नहीं होगा। तो ये जो लड़के आपने सेलेक्ट किए, जिनको बनाया, आप उन्हीं से साथ जाएं वर्ल्ड कप खेलने। अगर वहाँ लड़कों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो फिर आप उनको फारिग करें, इसलिए कि आपने इन पे बहुत इन्वेस्ट कर दिया, इनको हर जगह लेकर गए, इन्हीं को खिलाएं। उसके बाद आप टीम में जो है, अगर हिम्मत है क्रिकेट बोर्ड में, अगर क्रिकेट बोर्ड स्टेबल हो जाता है, एक जगह बैठ जाता है, तो फिर वो इन लड़कों के ऊपर छुरी फेरे, जिसे हम कहते हैं कि भाई आप इनको फारिग करो, नए लोगों को लेकर आओ। अदरवाइज़ ये जो टीम है इन्हीं लड़कों के साथ चलनी चाहिए, इसलिए कि वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर है, वो इससे भी मुश्किल होगा। वहाँ जाकर क्या होना है फिर वो आप सबको पता है। बहुत शुक्रिया। सिकंदर बख्त अब्दुल रज़ाक बात कर रहे थे, काफ़ी तनकीद की उन्होंने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, फैसलों के हवाले से, और आज भी पिच को उस तरह से सिकंदर बख्त का कहना है कि पाकिस्तान टीम ने रीड नहीं किया कि उससे क्या नताइज हासिल किए जा सकते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार है। श्रीलंका जीत की जानिब बढ़ रहा है। ये एक तरह से आज एशिया कप का डू एंड डाई मैच था पाकिस्तान के लिए। अगर ये मैच जीता तो एक और मौका था फाइनल में फिर भारत से खेलने और एशिया कप जीतने का, जिसका बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार होता वर्ल्ड कप से पहले इस फतह का। लेकिन देखना होगा क्या नतीजा निकलता है, और फिर इस पर नज़र रहेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट मुस्तकबिल के आने वाले चैलेंजेस के लिए क्या फ़ैसला करती है। इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है।